हेलो बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन क्लास 12th का। उसके जितने भी इन टेक्स्ट और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व्ड हों या अनसॉल्व्ड हों सारे ही हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं और ये जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया या फिर जैसे बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो गया, बी फार्मा का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया या फिर नीट का जो एग्ज़ाम होता है, उनके अंदर कई बार एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम क्या कर देते हैं, इनको अनदेखा कर देते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर जो हमें वो क्वेश्चंस करवाते हैं बस उन्हीं पे हम फोकस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो आज हम इन सभी वीडियोस के माध्यम से सारे ही जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होने वाले हैं उनकी एक सीरीज लेके आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन चैप्टर के सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ में। इस सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.1 सॉल्यूशन चैप्टर का, उसमें हमसे कहता है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। आपने क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, जिसे डिनोट किया जाता है जाई के द्वारा। कौन किसका कैलकुलेट करना है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का, जिसका फार्मूला दिया गया है C2H6O2। मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख लेता हूँ C2H6O2। ये हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आपको मोल फ्रैक्शन अगर पूछा गया है तो मोल फ्रैक्शन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसके भी वो निकलवा रहा है, किसके, इथाइलिन ग्लाइकॉल के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C2H6O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिलाएंगे और सॉल्वेंट हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी C2H6O2 प्लस में हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब यहां से आपको यह भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स निकाले कैसे जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड में मोलर मास, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मेन चीज की हमें जरूरत क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, है ना। तो देखो उसने आगे क्या बताया है कि इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। अब क्वेश्चन के अंदर कहता है कि जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है ना आपके पास में, यानी C2H6O2 है, उसका 20% प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी 20% बाय मास का मतलब है कि 20 ग्राम क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट है। और सॉल्यूशन अगर हमारा 100 है तो 20 ग्राम अगर हमारा सॉल्यूट आ गया यानी 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल आ गया तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 80 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। यही बात है। अब यहां से आपको कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कैसा कौन सा है ना। तो मैं आपको एक टर्म बताता हूं जहां पे मैं मोस्टली क्वेश्चंस में इस्तेमाल करूंगा कि अगर मैं किसी भी टर्म के नीचे यानी पैरों के नीचे अगर मैं दो लगा देता हूं तो इसका मतलब है मैं वहां पे बात कर रहा हूं सॉल्यूट की। और अगर मैं किसी भी टर्म के नीचे एक लगा दूंगा तो वहां पे मैं बात करूंगा सॉल्वेंट की। ये बात बस आपने मेरी ध्यान रखनी है, बाकी सभी क्वेश्चन आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने बताया कि 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट है इसका मतलब इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, गिवन मास W2 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। और अगर ये सॉल्वेंट है तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि ये गिवन मास है तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा W1 के द्वारा, है ना। तो गिवन मास की वैल्यूज मेरे पास में आ चुकी हैं। अब मुझे निकालना है मोलर मास। तो अगर मैं इथाइलिन ग्लाइकॉल का ही मोलर मास निकालूंगा तो मैं इसे M2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। और मैं निकाल रहा हूं मोलर मास किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का, यानी सभी का मोलर मास आप जोड़ते चलेंगे। तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई एक कार्बन का मास होता है 12, तो मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा, प्लस में हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 6 का कितना हो जाएगा 6, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो मैं 2 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई में एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो यहाँ पे मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इनको जोड़ूंगा तो M2 की वैल्यू यानी मोलर मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 12 दूनी 24, 24 प्लस 6 30, 30 और 32 कितना हो जाएगा 62। तो 62 ग्राम मेरे पास में क्या आ चुका है, मोलर मास आ चुका है। अब दूसरा क्या है मेरे पास में, W1 है। तो अगर मैं M1 की वैल्यू निकालूंगा यानी मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालूंगा, और सॉल्वेंट क्या है मेरे पास में, यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम किसको मानते हैं, वाटर को मानते हैं। तो इसका मोलर मास निकालो, देखो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 2, प्लस में ऑक्सीजन एक 8 नंबर पे आता है तो डबल करोगे 16, यानी मोलर मास ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इनको जोड़ोगे तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई, हो गया। अब ये वैल्यूज मेरे पास में आ चुकी हैं, सीधी मैंने इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है।
तो मैंने निकालना है मोलर मास ऑफ मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2। तो पुट कर दो गिवन मास बाय मोलर मास, यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल का गिवन मास है 20, डिवाइड में मोलर मास कितना है 62 हो गया, डिवाइड में इसका निकालो, इसका तो यही है सिंपल से दोबारा से 20/62 प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालो, तो गिवन मास बाय मोलर मास करोगे, गिवन मास कितना है, गिवन मास है 80, डिवाइड में मोलर मास कितना है 18 है, 18 लिख दिया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे उसका कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर खोल लिया है, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है 20/62, एक सेकेंड, देखो 20 अपॉन में 62, तो जैसे ही हम ये 20/62 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आंसर इसका आ जाता है 0.322। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 0.322 डिवाइड में इसका भी 0.322 आ जाएगा, 0.322 प्लस में 80 अपॉन में 18 करेंगे तब क्या आएगा, देखो अब हम करते हैं 80 अपॉन में 18, तो 80 अपॉन में 18, तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 4.444। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4.444। ये हमारे पास में वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैं इनको प्लस कर दूंगा, ठीक है। तो प्लस कर देते हैं एक बार नीचे वाली टर्म्स को, देखो कितना है 0.322, 0.322 प्लस 4.444, कितनी वैल्यू आ गई 4.766 वैल्यू आ चुकी है इसकी, देखो 0.322 डिवाइड में 4 कितनी वैल्यू थी 4.766। अब मैं इनको डिवाइड कर देता हूं, देखो डिवाइड करेंगे अब हम इनको, तो 0.322 डिवाइड में 4.766 ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.067, 0.067 ये आ चुके हैं हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, इथाइलिन ग्लाइकॉल के। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एग्जांपल नंबर 2.2। इसमें कहता है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। आपने क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। अब देखो मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता था इस तरीके से भी भाई N2 से, मैंने कहा था ना सॉल्यूट अगर मैं लिखूंगा तो उसके पैरों में 2 लगा दूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम हम लिखेंगे है ना, पर लीटर, L क्या है लीटर है, और किसका है ये सॉल्यूशन का है। अगर लीटर में है तो हम सिंपल ये फॉर्मूला हमारा बनेगा, और अगर वो लीटर के अंदर ना दे, जैसे इसने इसमें किसमें दे रखा है वॉल्यूम ml यानी मिलीलीटर के अंदर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर ml ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है मोलैरिटी का। और नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकालने आपको सिखाए ही थे, कैसे निकालोगे, गिवन मास यानी सॉल्यूट के अगर निकाल रहे हो तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन, यानी नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी M2 लिख देंगे हम, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना सीख जाएंगे, यहाँ पे आप डबल M भी लिख सकते हैं मोलर मास रिप्रेजेंट करने के लिए, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं मोलैरिटी और इसमें, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मोलैरिटी के पैरों में कभी भी 1 या 2 नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नीचे ही लिखा जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर मैं 2 लिखूंगा नीचे तो सॉल्यूट है, 1 लिखूंगा तो सॉल्वेंट है। तो अब मैं क्या करता हूं, सारी ही टर्म्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, सारी ही टर्म्स इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है बस। तो उसने कहा कि मोलैरिटी निकालो कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम NaOH दिया गया है किसके अंदर, इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी सीधी सी बात है 5 ग्राम NaOH दे दिया तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो सॉल्यूट हो गया हमारा, है ना, सॉल्यूट हो गया। और यहाँ पे 5 ग्राम दे दिया तो ये हमारे पास में W2 की वैल्यू दे दी, कितनी है 5 ग्राम। और यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास निकालना पड़ेगा, यानी M2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो NaOH का निकाल लो मोलर मास, देखो सोडियम कितने नंबर पे आता है, सोडियम आता है 11 नंबर पे, इसका मोलर मास होता है 23, प्लस में ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है 8 पे, तो इसका मोलर मास होता है 16, प्लस में हाइड्रोजन का 1 ही होता है। इनको जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, तो ये आ गया मोलर मास, है ना। W2 की वैल्यू आ गई, M2 की वैल्यू आ गई, और ये क्या दिया गया है, ये वॉल्यूम दिया गया है, यानी ये वॉल्यूम की वैल्यू है ना। अब ये सारी ही वैल्यूज हम किस में पुट करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर। तो देखो
नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो कैसे निकालोगे, यानी गिवन मास यानी W2 अपॉन में M2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम है ऊपर है 1000, 1000 डिवाइड में वॉल्यूम हो गया। बस इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दो। देखो W2 की वैल्यू कितनी है 5 है, डिवाइड में मोलर मास की वैल्यू कितनी है 40 है, मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दे रखा है 450, 450 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, देखो 5 अट्ठे 40, ये तो हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे अभी हम यहाँ पे, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। देखो अब यहाँ पे क्या है 1000 डिवाइड में 8 मल्टीप्लाई में 45, तो पहले मैं 8 मल्टीप्लाई में 45 कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 360, ठीक है। तो ये हो गया 100 अपॉन में 360। अब जीरो से जीरो काट दो तो 10 अपॉन में 36 कर दो फिर से, तो 10 अपॉन में 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 36, तो ये हो गया 0.277, हो गया 0.277। और इसकी यूनिट क्या आएगी, क्योंकि मोलैरिटी निकाल रहे हैं तो देखो यूनिट होती है इसकी, ऊपर क्या लिखा था हमने मोल लिखा था, है ना, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मोल और नीचे क्या था लीटर था, तो इसकी यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर। तो आपने लास्ट में क्या लिखना है मोल पर लीटर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एग्जांपल नंबर 2.3 है आपका, कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ, आपने क्या निकालनी है मोलेलिटी। अब मोलेलिटी का हमारा फार्मूला क्या होता है, मोलेलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो पैरों के नीचे मैंने 2 लगा दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, मोलेलिटी में हम यहाँ पे लिख रहे थे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पे मोलेलिटी में लिखा जाता है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अब इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूले को अगर खोल के अगर हम लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखेंगे, गिवन मास यानी W2 डिवाइड में मोलर मास यानी M2, मल्टीप्लाई में अगर ये किलोग्राम के अंदर ना देके वो हमें किस में देता, ग्राम के अंदर देता, सॉल्वेंट को अगर वो ग्राम के अंदर देता है तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई में हम लगा देंगे यहाँ पे 1000, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं तो अब हमने इन सारी वैल्यूज को देखना है कि क्या क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो कहता है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, यहाँ पे इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला भी दे दिया है। अब 2.5 ग्राम दे दिया इथेनोइक एसिड किसके अंदर, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर, यानी यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया, तो ये जो इथेनोइक एसिड है ये है हमारे पास में सॉल्यूट, यानी ये है W2, और W2 कितना दिया उसने 2.5 ग्राम, ये हो गया। तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसका मोलर मास भी निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में हमने पुट करना पड़ेगा। M2 निकाल लो। अब M2 कैसे निकालोगे, देखो कार्बन है, कार्बन एक कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है, तो 12 लिख दिया, प्लस में एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 का कितना होगा 3 हो जाएगा, प्लस में फिर से कार्बन है तो फिर से 12 लिख दो, प्लस में ऑक्सीजन देखो एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो एक ऑक्सीजन ये रहा एक ये रहा तो 2 का हो जाएगा 32, प्लस में यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन लिख दिया। अब इनका जोड़ दो, देखो कितना हो जाएगा, देखो 12 और 3 15, 15 और 12 कितना हो जाएंगे 17, 10 27, 27 और 1 28, 28 2 30, 30 और 30 60, यानी M2 की वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई। तो यहाँ पे देखो दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी ये किसकी वैल्यू है, सॉल्वेंट की वैल्यू है, बेंजीन हमारा सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट है तो ये हमारी वैल्यू है इसकी भाई सॉल्वेंट की। यहाँ पे कभी कभी अगर फॉर्मूले के अंदर अगर आपको ऐसे रिप्रेजेंट ना करना हो ना तो सॉल्वेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं W1 से, है ना, बताया था ना, अगर मैं पैरों के नीचे 1 लगा दूं तो सॉल्वेंट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी W1 की। तो सारी वैल्यूज आ गई, पुट कर दो, देखो क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 2.5 ग्राम, 2.5 डिवाइड में मोलर मास कितना है 60, मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में क्या आ गया W1, W1 कितना है W1 है 75, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना है, देखो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं एक बार, 2.5 मल्टीप्लाई में 1000 कर लेंगे, एक सेकेंड, देखो 2.5 मल्टीप्लाई में 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2500, ठीक है, यहाँ पे 2500 लिख लेते हैं, एक सेकेंड, ये हो गया ऊपर 2500 डिवाइड में 60 मल्टीप्लाई में 75 कर लेते हैं, 60 मल्टीप्लाई में 75, तो ये हो जाएगा 4500, 4500, इन दोनों को काट देते हैं, 25 अपॉन में 45 कर देते हैं, 25 अपॉन में
45, तो ये हो गया 0.55, 0.55। तो ये तो आ गई हमारे पास में मोलैलिटी। अब आपने यूनिट क्या लगानी है, तो देखो यूनिट में हमने क्या इस्तेमाल किया था, शुरुआत वाले फार्मूले, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स लिखे थे तो मोल हो गया, और नीचे क्या था, पर किलोग्राम था, तो ये हो गया इसका यूनिट, मोल पर किलोग्राम। तो यहाँ पे लास्ट में आप लगाएंगे मोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये आ गई हमारी मोलैलिटी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपसे पूछा है कि आपने निकालना है मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज किस किस का निकालना है। एक तो आपने निकालना है बेंजीन का, जिसका फार्मूला होता है हमारा C6H6, ठीक है, ये बेंजीन का फार्मूला होता है। और दूसरा आपने निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। और मास परसेंटेज का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कि मास ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी जिसका भी हमने निकालना होता है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट यानी मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर टोटल मास कह सकते हैं हम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। एक बार कलर चेंज कर लेता हूं इसका। अब देखो हमने किस किस का परसेंटेज निकालना है, एक तो हमने निकालना है बेंजीन का, तो सबसे पहले हम बेंजीन का निकाल लेते हैं। देखो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मैं यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इसके पैरों में C6H6 लिख रहा हूँ। तो मास ऑफ दैट कंपोनेंट कितना दिया गया है इसका, तो देखो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन कितनी है 22 ग्राम, तो ऊपर आ जाएगा 22 ग्राम डिवाइड में टोटल मास, तो टोटल मास कितना होगा, बेंजीन डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मास को डिजोल्व किया गया है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 22 ग्राम तो बेंजीन का, प्लस में 122 ग्राम किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और मल्टीप्लाई में आप क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 22 डिवाइड में क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144, और मल्टीप्लाई में हो गया 100, ये हो गया। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो एक बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो 22 बटे में 144 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 22 डिवाइड में 144, तो ये हो जाएगा हमारा 0.152, ये हो गया 0.152, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, इतना हो गया। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जैसे 2 जीरो हैं, देखो 100 में 2 जीरो हैं तो ये 0.20 आगे सरक जाता है, तो देखो 1 2, तो ये हो जाएगा 15.2%। तो इतने परसेंटेज क्या है, बेंजीन प्रेजेंट है। अब हमने निकालनी है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो देखो इसका कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का परसेंटेज। तो एक तो तरीका है कि मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, कैसे, कि मास ऑफ दैट कंपोनेंट किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो ऊपर तो 122 लिख दूं, डिवाइड में टोटल मास लिख दूं, यानी 22 तो बेंजीन था और 122 था कार्बन टेट्राक्लोराइड, और मल्टीप्लाई में कर देता 100। एक तो मैं इसको सॉल्व करता तो जो मेरी परसेंटेज आता, मेरा आंसर जो आता वो हो जाती मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, दूसरा तरीका हो जाएगा कि जब मैं क्या करूं, देखो कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो वो 100% बनता है। अब 100% में से जो बेंजीन की जो परसेंटेज है, क्या देखो जो बेंजीन की जो परसेंटेज है वो है 15.2%, ठीक है। अब मुझे निकालनी है दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले को मैं कैसे निकाल सकता हूं कि मैं 100 में से क्या करूंगा, 100 में से इस बेंजीन वाले की घटा दूंगा, यानी 15.2% जब मैं इसको घटा दूंगा तो कितनी आ जाएगी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे 100 माइनस 15.2, 15.2, तो ये हो जाएगा 84.8%, 84.8%, तो ये आ जाएगी CCl4 की परसेंटेज। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, 122 डिवाइड में 144 कर लो और फिर मल्टीप्लाई 100 कर दो। देखो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो क्या होता, देखो 122 डिवाइड 144 और मल्टीप्लाई में कर दो 100, तो देखो कितना आ जाएगा 84.7, तो यही बताया है मैंने, देखो 84.8, और ये मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आपने क्या निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, किसके, बेंजीन के, C6H6। अब मुझे पता है मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी बेंजीन के निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइड में
टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। और ये मैं किस में ऐड कर रहा हूँ सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन किसका है देखो, इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी दूसरा कंपोनेंट कौन सा है मेरा, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। तो ये मेरा फॉर्मूला अप्लाई होगा। और मुझे ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। तो मुझे मेन जो टर्म मुझे चाहिए है वो चाहिए है मुझे गिवन मास और मोलर मास। और मेरे पास में दो चीजें दी गई हैं, एक तो 30% बाय मास दिया गया है क्या, बेंजीन। बेंजीन है 30% किसके अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। यानी अगर मेरे पास में सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन 100% है, तो उसके अंदर दो चीजें मिलाई गई हैं, एक तो है बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। तो इसमें बेंजीन है 30%, यानी मैं मान सकता हूं कि वो 30 ग्राम हो सकती हैं। और बाकी का बचा हुआ यानी जो 70% है, तो 70 ग्राम क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। अब ये क्या है देखो, अब इसमें एक तो सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा, है ना। तो सॉल्यूट हम किसे मानते हैं, जो कम अमाउंट में होता है। तो ये तो गिवन मास है, तो ये हो गया W2, यानी ये सॉल्यूट हो गया, पैरों में 2 लगा देंगे आप। और ये सॉल्वेंट हो गया, तो इसके पैरों में लगा देंगे 1, यानी ये गिवन मास हो गया सॉल्वेंट का। मोलर मास अब हम निकालेंगे, तो M2 निकाल लो। अब देखो मोलर मास कैसे निकालेंगे, जो भी कंपोनेंट होते हैं उनका मोलर मास जोड़ देते हैं। अब एक कार्बन का मास होता है 12, तो 6 का कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई में 6 प्लस में एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 12 6 72, 72 और 6 78। तो M2 की वैल्यू आ गई 78। अब हम M1 की वैल्यू निकालेंगे। देख, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का तो 12 ही होता है, प्लस में अब क्लोरीन का, क्लोरीन आता है 70वें नंबर पे, इसका मास होता है 35.5। और कितने क्लोरीन है, तो 4 है, तो मल्टीप्लाई इसकी 4 से कर दो। अब इसे सॉल्व करो, तो देखो जब हम इसका मास जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकंड हम जोड़ लेते हैं यहाँ कि 35.5 मल्टीप्लाई में 4, तो ये हो गया 142। और 142 में हम क्या जोड़ेंगे, 12 जोड़ देंगे, तो प्लस कर दो 12, कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 154। M1 की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास में, वो आ गई 154। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, अब मैंने सिर्फ यहाँ पे पुट करनी है। तो देखो मोल फ्रैक्शन मैंने निकालने थे किसके, बेंजीन के। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा किससे, गिवन मास बाय मोलर मास से। तो गिवन मास क्या है बेंजीन का, 30 है, तो 30 डिवाइड में मोलर मास कितना है बेंजीन का, 78 है। 78 डिवाइड में, यहाँ पे फिर से वही टर्म रिपीट हो जाएगी, तो 30 डिवाइड में 78 प्लस में नंबर ऑफ मोल CCl4 के निकालोगे, तो गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 70 ग्राम है, डिवाइड में मोलर मास कितना है 154 है। तो इसे अब हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, 30 डिवाइड में 78 करेंगे अभी। देखो 30 डिवाइड में 78 कितना हो जाएगा, ये हो गया 0.384। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आ जाएगी 0.384 डिवाइड में, इसकी वैल्यू भी सेम हो जाएगी, तो 0.384 हो गया, प्लस में 70 अपॉन में 154 कर लेते हैं। अब 70 अपॉन में 154, तो ये हो जाएगा 0.454, 0.454 ये हो गया। अब इनको जोड़ लेते हैं एक बार, देखो 0.454 प्लस में ये हो गया 0.384, 0.384, तो ये हो गया 0.838, तो ये हो गया 0. क्या था 838, 838। ठीक है, तो ये हो गया 838, और ऊपर क्या है 0.384। इनको आप डिवाइड कर लेते हैं, 0.384 डिवाइड में 0.838, 0.838, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 0.458, 0.458। तो ये क्या आ गई हमारे पास में, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई ये पूछता ना कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालो, तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ दूसरे वाले का कैसे निकालते। देखो जो मोल फ्रैक्शन का जोड़ होता है ना, जैसे मान लिया कि दो चीजें हैं इसमें, एक तो बेंजीन है, दूसरा था कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अब मुझे अगर दूसरे वाले का निकालना है, तो बेंजीन वाले का 1 में से माइनस कर दूंगा, है ना। यानी मुझे अगर मोल फ्रैक्शन CCl4 का निकालना होता, तो 1 माइनस में क्या कर दूंगा, इस बेंजीन वाले के मोल फ्रैक्शन कर दूंगा, कितने हैं 0.458।
0.458। इसको माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा इसका, कर लेते हैं कि 1 माइनस 0.458, ये हो जाएगा आपका 0.542। 0.542, तो ये आ जाते हैं हमारे मोल फ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। आपने क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहला जो आपका है सॉल्यूशन है, उसमें दिया गया है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, ठीक है, .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी हमें वॉल्यूम दे दिया गया है, ये हमें वॉल्यूम की अमाउंट दे दी गई है, और हमें क्या दे दिया गया है, 30 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, यानी 30 ग्राम मुझे क्या दे दिया है, गिवन मास दे दिया गया है। अब ये अगर गिवन मास है तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, W2 की हो जाएगी। ठीक है, और मुझे पता है मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने भी आते हैं, यानी गिवन मास यानी W2 डिवाइड में मोलर मास यानी M2 मल्टीप्लाई में, अगर लीटर के अंदर है तो मल्टीप्लाई में 1000 नहीं होगा, सिमिलर ऐसी ही टर्म रहेगी 1/VL, क्योंकि लीटर के अंदर है। तो गिवन मास मुझे दिया गया है, लीटर के अंदर वॉल्यूम दिया गया है, सिर्फ मोलर मास मुझे निकालना है। तो इस वाले कंपाउंड का मोलर मास हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मोलर मास कैसे निकलेगा, देखो M2 की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करेंगे। पहले कोबाल्ट का जो मोलर मास होता है वो होता है 59, ये आपने याद ही रखना है। ठीक है, 59 प्लस में, अब देखो नाइट्रोजन कितने हैं, तो नाइट्रोजन है 2, और एक का मास कितना होता है, 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 28 प्लस में। अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2 3 6 ऑक्सीजन है। अब एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16, मल्टीप्लाई में 16 कर दिया, प्लस में यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, तो 6 दूनी 12, क्योंकि 2 यहाँ पे हैं और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 12 हाइड्रोजन, और 12 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 12, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, फिर से 6 हैं, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा। अब हमने इन सारी टर्म्स को जोड़ लेना है, तो जोड़ दो। देखो जैसे ही आप इन सारी टर्म्स को जोड़ेंगे तो इनका जो मोलर मास आएगा वो आएगा 291। तो ये हो गया हमारे पास में। देखो अब हमारे पास में M2 की वैल्यू भी है, W2 की वैल्यू ये रही 30 ग्राम, और वॉल्यूम हमें दे रखा है 4.3 लीटर, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो कर दो। देखो मोलैरिटी हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी W2 की वैल्यू कितनी है 30, डिवाइड में मोलर मास की वैल्यू है 291, मल्टीप्लाई में 1 में वॉल्यूम कितना है 4.3 लीटर, 4.3। इसे आप सॉल्व कर दो। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं हम, एक सेकेंड। देखो कैलकुलेटर में करेंगे तो 30 डिवाइड में 291 कर लेते हैं पहले, 30 डिवाइड में 291, ये हो जाएगा 0.103, 0.103। ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाई में 1 में 4.3 कर लेते हैं, 1 में 4.3, ये हो गया 0.232, 0.232। इनकी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, मल्टीप्लाई क्या आएगी 0.103 मल्टीप्लाई में 0.232, तो आ जाएगा 0.02, 0.02। ये आ गई हमारे पास में मोल पर लीटर, यानी ये आ गई हमारे पास में मोलैरिटी। एक तो सॉल्यूशन हो गया हमारे पास में, है ना। अब हमने क्या करना है, एक सेकंड रुकना। देखो अब हमसे सेकंड पोर्शन पूछ रहा है, सेकंड पोर्शन के अंदर वो कहता है कि हमने इसकी भी क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। कहता है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, हमें दिया गया है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, यानी ये तो है हमारे पास में मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी है ये हमारे पास में, और ये हमारे पास में वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट वो कहता है H2SO4 को डाइल्यूट किया गया है टू 500 ml, यानी डाइल्यूशन कहीं पे आपको दिखे ना और वो मोलैरिटी की बात करे। यहाँ पे मैं एक आपको कंसेप्ट बताता हूँ, जब भी डाइल्यूशन की बात चले, डाइल्यूशन की बात चले और आपसे मोलैरिटी की बात करता है, तो वहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये होता है उस सॉल्यूशन के लिए जो कि आपका क्या है, कंसंट्रेटेड है, और ये होता है जो कि आपका डाइल्यूट कर रहे हैं आप, डाइल्यूशन के लिए है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड वाले की हमें मोलैरिटी दे रखी है, ये मोलैरिटी होती है और ये वॉल्यूम होता है। तो मोलैरिटी क्या दे रखी है उसने, देखो 0.5 दे रखी है, तो यहाँ पे आप 0.5 पुट करेंगे मल्टीप्लाई में, वॉल्यूम हमें दे रखा है 30 ml, तो आप यहाँ पे 30 ml पुट कर देंगे इज इक्वल टू
M2 निकालना है क्योंकि डाइल्यूशन के लिए वो पूछ रहा है, डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो M2 की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम उसने दे रखा है 500 ml, ठीक है, यहाँ पे V2 आएगा भाई 500 ml, ये मल्टीप्लाई में कर देंगे आप। अब क्या करेंगे आप, जैसे इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करो भाई, देखो 0.5 मल्टीप्लाई में 30 और डिवाइड में आ जाएगा 500 इज इक्वल टू, ये आ जाएगी आपकी M2 की वैल्यू। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो 0 से 0 आ गया, और यहाँ पे देखो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर। तो 0.5 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.5, और 1.5 को डिवाइड कर देंगे फिर 50 से, देखो M2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 डिवाइड में आप कर देंगे 50, कर दो 1.5 डिवाइड में 50, ये हो गया आपका 0.03, 0.03। और ये भी क्या आ गया, ये आ गया आपका मोल पर लीटर ही है भाई, मोल पर लीटर। तो ये कौन सी आ गई, ये आ गई आपकी सेकंड वाले की मोलैरिटी जो उसने पूछी थी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, आपने यूरिया का मास कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वियस सॉल्यूशन। यानी कोई सॉल्यूशन बनाया गया है, उसके अंदर जो सॉल्यूट है वो हमारा यूरिया इस्तेमाल किया गया है, और उस यूरिया का आपने मास निकालना है। तो ये हमारा सॉल्यूट है, तो इसको मैं W2 से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये है हमारा मेन क्वेश्चन। अब उसने हमें दिया क्या है, तो उसने हमें दे रखा है 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वियस सॉल्यूशन। यानी जो मोलैलिटी, देखो यहां से आपने एक वर्ड याद रखना है, मोलल, लास्ट में अल आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू जो हमें दी गई है ये है मोलैलिटी। मोलैलिटी की वैल्यू दी गई है कितनी, 0.25, है ना। और मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है, ठीक है। और अगर हम बातें कर रहे हैं ग्राम के अंदर, तो हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसे मैं लिख सकता हूं W2 डिवाइड में M2, यानी गिवन मास डिवाइड में मोलर मास मल्टीप्लाई में, अगर ग्राम के अंदर दिया गया है और सॉल्वेंट की बात हो रही है तो मैं W1 से रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, और ऊपर क्या लगा दूंगा, 1000 लगा दूंगा। तो ये मेरा फॉर्मूला है ना। अब इस फॉर्मूले के अंदर मुझे क्या क्या चीजें दी गई हैं वो मैं देखता हूं। तो देखो W2 यानी सॉल्यूट की अमाउंट तो मुझे निकालनी है, इसकी वैल्यू तो मुझे दी नहीं गई है। M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी इसका मोलर मास, यानी M2 तो मैं निकाल ही सकता हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूला दिया गया है, तो निकाल लो। देखो नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, इसका मास होता है 14, तो 14 प्लस में हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 है तो 2 हो गया, प्लस में कार्बन का 12 हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, प्लस में नाइट्रोजन का फिर से 14 हो जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ दो, देखो कितना आ जाएगा जोड़ोगे तो। अब आप ये हो जाएगा 14 और 2 16, 16 और 2 कितना हो गया, 16 और 2 28, और 28 और 10 क्या हो गया, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 10 28, 28 और 10 ये हो गया 38, 38 और 6 ये हो गया 44, और 44 और 4 ये हो गया 48, 48 और 10 58 और 2 60, यानी मोलर मास आ जाएगा 60। M2 की वैल्यू आ गई मेरे पास में, यानी इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखो W1 कितना दिया गया है, तो ये देखो ये दिया गया है 2.5 किलोग्राम ऑफ दिस मोलल एक्वियस सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन का अमाउंट दिया गया है। और सॉल्यूशन मुझे पता है, सॉल्यूशन तो दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, है ना, इन दो चीजों से मिलकर बनता है। लेकिन मुझे तो किसका चाहिए, W1, और W1 होता है हमारा सॉल्वेंट का। तो अगर मुझे सॉल्वेंट का निकालना है, मुझे निकालना है सॉल्वेंट का, तो कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन में से किसको माइनस कर दोगे, सॉल्यूट को माइनस कर दोगे, है ना, तभी सॉल्वेंट का निकलेगा, यानी W1 की वैल्यू निकलेगी। तो सॉल्यूशन कितना दिया गया है 2.5 किलोग्राम, और इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 हो जाएगा। सॉल्यूशन का इतना दिया गया है, माइनस सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट हमारा W2 है, इसकी अमाउंट तो हमने निकालनी है, तो ये है हमारी W1 की वैल्यू। तो इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इसके जगह पे पुट कर देंगे, तो करो पुट। देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 की वैल्यू कहाँ है भाई, यहाँ पे मोलैलिटी की जगह पे हम इसका फॉर्मूला ही पुट कर देते हैं। एक सेकेंड साफ कर देता हूँ, देखो मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। मोलैलिटी की वैल्यू कितनी दी गई है 0.25, 0.25 ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इसकी, इज इक्वल टू W2 की वैल्यू कितनी है ये निकालनी है, डिवाइड में मोलर मास की वैल्यू कितनी है 60 है, मल्टीप्लाई में 1000, डिवाइड में W1 की वैल्यू कितनी है, तो ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर दो,
2500 माइनस W2, है ना। ये फार्मूला हमने पुट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 60 को वहाँ पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई में 60 हो गया, ये डिवाइड में है नीचे तो मल्टीप्लाई में चला गया, वहाँ पे 60 हो गया। और यहाँ पे क्या रह जाएगा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1000 है, डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पे हम लेके आ गए, इसको डिवाइड में 1000 कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वैल्यूज़ बची हैं, तो यहाँ पे वैल्यू बची हैं W2 डिवाइड में 2500 माइनस W2, ये हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो करना एक बार सॉल्व, देखो क्या आ जाएगा। ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई में 60, ये हो गया 15, और 15 फिर डिवाइड में करो 1000 तो ये हो गया 0.015। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं, देखो ये जो वैल्यूज़ आई हैं, इसकी जो टर्म आई है वो आई है 0.015 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करें इसको, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो ये वाली जो नीचे वाली टर्म है, देखो इसका सॉल्यूशन तो ये आया है 0.015। अब इस वाली टर्म को हम अगर इधर लेके जाएंगे तो ये तो डिवाइड में, यहाँ पे जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 2500 माइनस W2 और इज इक्वल टू आ जाएगा W2, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको एक बार लाइन से कर देता हूँ सेपरेट सा, क्या। अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो जब 0.015 की 2500 से मल्टीप्लाई होगी तब क्या आएगा, 0.015 की 2500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 37.5, तो ये आ गया 37.5 हो गया। और माइनस इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 0.015 W2 हो जाएगा, इज इक्वल टू W2 होगी। अब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस में, है ना। तो इसको प्लस कर देते हैं। देखो अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो 37.5 इज इक्वल टू W2 प्लस में 0.015 W2, ये हो जाएगा। इनको हम प्लस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 0.015 W2 को प्लस करते हैं तो 1 में ही जोड़ देते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इनमें से इनमें W2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते हैं। देखो 37.5 इज इक्वल टू W2 हमने ले लिया कॉमन, तो ये बन गया 1 प्लस में 0.015 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1.015 आ जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, इस 1.015 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो W2 यहाँ पे, अब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ इधर की तरफ, देखो 37.5 ये आ जाएगा डिवाइड में, देखो ये वाली टर्म इसके डिवाइड में आ जाएगी 1.015 इज इक्वल टू W2। तो अगर हम ध्यान से देखें ये अप्रोक्सीमेटली 1 के ही बराबर है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है W2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 37.5। अगर मैं इसको नेग्लेक्ट करना चाहूँ तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कि W2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 37.5 ग्राम है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि कैलकुलेट मोलैलिटी, आपने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है एंड मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ऑफ पोटासियम आयोडाइड का। इफ द डेंसिटी, आपको डेंसिटी दी गई है 20% मास बाय मास, यानी 20% क्या है, पोटासियम आयोडाइड है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। यानी यहाँ से देखो 20% से आप क्या समझ सकते हैं कि मेरे पास में जो पोटासियम आयोडाइड है उसकी जो अमाउंट है सॉल्यूशन के अंदर, कि सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा आपका सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट हम मेनली किसे मानते हैं, वाटर को मानते हैं, है ना। तो जो पोटासियम आयोडाइड की अमाउंट है वो सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम है मास बाय मास के अकॉर्डिंग। तो बाकी का जो 80 ग्राम है वो क्या बचा है हमारे पास में, वाटर बचा होगा, सीधी सी बात है। यानी अगर मेरे पास में सॉल्यूट है, क्योंकि ये तो सॉल्यूट हुआ ना, तो सॉल्वेंट क्या है, यानी 80 ग्राम क्या है मेरे पास में, W1 है। इस बात से मुझे इन दो वैल्यूज का पता चल रहा है। एंड डेंसिटी, इफ द डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन Ki इज दिस, तो यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू दी गई है ये भाई 1.202 ग्राम पर ml, ये वैल्यू दी गई है। अब यहाँ पे सबसे पहले पूछिए उसने मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला तो आप सभी को पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ग्राम के अंदर दे दिया गया है सॉल्वेंट तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते थे, 1000 की मल्टीप्लाई कर देते थे। और इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो फॉर्मूला मेरा बनता है गिवन मास, यानी N2 को कैसे लिख सकते हैं, W2 बाई M2, यानी गिवन मास बाय मोलर मास, मल्टीप्लाई में सॉल्वेंट के मास को क्या लिख सकते हैं, पर 1000 आ जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में सॉल्वेंट के मास को मैं W1 से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये है मेरे पास में मोलैलिटी का फार्मूला, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो जो जो है आपके पास में। देखो W2 की वैल्यू दे रखी है उसने 20 ग्राम, 20 पुट कर दिया।
डिवाइड में मोलर मास की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब देखो जो पोटासियम आयोडाइड है इसके मोलर मास की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो पोटासियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 39 प्लस में, और इसका जो आयोडीन का जो मोलर मास होता है वो अराउंड 126 या 127 के अप्रॉक्स रहता है। ठीक है, तो इनको एक बार जोड़ के देख लेते हैं कितना हो जाएगा। देखो 10 और 6 मतलब 16 हो जाएगा, और ऊपर एक हासिल चल जाएगी तो 3 और 3 6 हो गया, और 1, तो M2 की वैल्यू इनको जोड़ोगे तो 166 आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई M2 की, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी पोटासियम आयोडाइड का मोलर मास आ गया है 126, मल्टीप्लाई में 1000 ऊपर आ गया, और डिवाइड में क्या है W1, तो W1 की वैल्यू कितनी है 80 ग्राम है, ये लिख दिया। इसे सॉल्व कर लो, देखो 20 चौके 80, 4 पे कट गया, ऊपर वाला भी कट जाएगा, देखो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 और 0 250 पे कट गया। अब 250 डिवाइड में 166 कर लो, देखो कर लेते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे कर लेते हैं, 250 डिवाइड में 166 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.5 की अप्रॉक्स, है ना। तो 1.5 और मोलैलिटी है तो यूनिट लगेगी मोल पर किलोग्राम। मोलैलिटी तो आ गई, पहला तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने नेक्स्ट सॉल्व करना है क्या, तो इसने पूछा है मोलैरिटी निकालो, है ना। अब देखो मोलैरिटी निकालने के लिए आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो बात ध्यान में आती है। वैसे तो मुझे एक फार्मूला पता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक तो ये होता है। लेकिन जब क्वेश्चन के अंदर आपको परसेंटेज दिखाई दे जाए और डेंसिटी दिखाई दे जाए, जहां पे आपको ये दो टर्म दिखाई दे जाती हैं, वहां पे मोलैरिटी निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10xt डिवाइड बाय मोलर मास। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद कर लेंगे जहां पे ये दो चीजें दिखाई दें, परसेंटेज और डेंसिटी। तो x क्या होती है, x होती है आपकी परसेंटेज। तो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मोलैरिटी निकालने के लिए, 10 मल्टीप्लाई में x है परसेंटेज कितनी दे गई है 20, 20 मल्टीप्लाई में d है डेंसिटी, डेंसिटी दी गई है 1.202 डिवाइड में मोलर मास। मोलर मास किसका, पोटासियम आयोडाइड का, अभी निकाला था कितना 166। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी मोलैरिटी आ जाएगी, कर लेते हैं सॉल्व, एक सेकेंड कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे हम। देखो 10 मल्टीप्लाई में 20 मल्टीप्लाई में 1.202 1.202, तो ये हो जाएगी हमारे पास में 240.4 डिवाइड में 166 कर लेते हैं, तो मोलैरिटी आ जाएगी हमारी कितनी 240.4 डिवाइड में 166, तो ये हो जाएगी 1.44 1.44, ठीक है 448 था लास्ट में। तो 8 से अगर मतलब देखो जिस टर्म को मुझे अगर ड्रॉप करना होता है, अगर वो 5 से बड़ी होती है, तो अगर मैं इसे राउंड ऑफ करके लिखूंगा तो ये बन जाएगी अराउंड 1.45, और मोलैरिटी है तो इसकी यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर। देखो मोलैरिटी ये आ गई, है ना, और मोलैरिटी हमारी ये आ गई, दो टर्म आ गई। अब हमने निकालना है मोल फ्रैक्शन, किसका, पोटासियम आयोडाइड का। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो साई से रिप्रेजेंट करते हैं, किसका निकालना है, पोटासियम आयोडाइड का। इसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम आयोडाइड डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम आयोडाइड प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट हमारा दूसरा क्या था, वाटर था, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स लिखे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो, देखो सभी टर्म्स को। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो पोटासियम आयोडाइड का गिवन मास कितना था 20 ग्राम था, तो 20 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में मोलर मास कितना था 166 था, डिवाइड में सिमिलरली इस वाली टर्म्स के स्थान पे भी यही आ जाएगा 20 बटे में 166, प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेंगे, तो गिवन मास कितना था 80 था, डिवाइड में मोलर मास कितना होता है वाटर का 18 होता है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, देखो हाइड्रोजन है 2, तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 लिख दिया। अब इन सारी टर्म्स को आपने सॉल्व करना है, कर लो भाई सॉल्व। तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन में 166 तो ये बन जाएगा 0.12, या फिर 120 भी लिख सकते हैं, 0.120 डिवाइड में इसके स्थान पे भी 0.120 प्लस में इसका देखो 80 डिवाइड में 18 कर लेते हैं, 80 डिवाइड में 18, 80 डिवाइड में 18, तो ये हो जाएगा 4.44। इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगी, एक सेकेंड, 0.120 प्लस में 4.44 ये आ गया 4.56,
तो ये आ जाएगा 0.120 डिवाइड में 4.56। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0.120 डिवाइड में 4.56, 4.5, ये आ जाएगा 0.02। आंसर आ गया हमारा 0.02। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई 0.02। तो ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एग्जांपल 2.4 कि इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन। कहता है कि अगर नाइट्रोजन गैस को पानी के अंदर हम बबल करवाएंगे इतने टेम्परेचर के ऊपर, देन हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो कितने मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी 1 लीटर पानी के अंदर। तो उसने मुझसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे पूछे गए हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन उसके अंदर डिसॉल्व होंगे। बस फर्क क्या है, उसने कंफ्यूज करने के लिए मिली लगा दिया है। और मिली का मतलब है कि जब मैं मोल्स निकालूंगा तो लास्ट में 10⁻³ से मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, ये मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा कि मिली का मतलब क्या है। तो अब मेन बात है, मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट वो क्या कहता है कि अज्यूम दैट, और मान के चलो कि नाइट्रोजन एक्सर्ट्स ए पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस। यानी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे दी कि नाइट्रोजन जो है वो प्रेशर इतना लगाती है, ये दे दिया प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू। और गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन गैस इज दिस, और ये जो वैल्यू दे दी गई है ये दे दी गई है हेनरी लॉ कांस्टेंट की, यानी KH की वैल्यू दे दी गई है। कितनी है, 76.48 किलो बार। तो अगर मैं यहाँ पे इसको किलो से सिंपल बार में कन्वर्ट करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 76.48 मल्टीप्लाई में 10⁻³ बार, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, सिंपली अगर उसने हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हेनरी लॉ अप्लाई करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ हमसे क्या कहता था कि जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर ऑफ किसी भी गैस का, वो किसके बराबर होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, और मल्टीप्लाई में हमारा हेनरी कांस्टेंट होता था। तो हम नाइट्रोजन गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन गैस का हमने अप्लाई कर दिया। अब प्रेशर की वैल्यू उसने हमें दे रखी है, देखो ये दे रखी है, KH की वैल्यू हमें दे रखी है। हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। जब हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे फिर मोल फ्रैक्शन से हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और डिवाइड में कर दूंगा KH की वैल्यू, कर दो। देखो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया गया है, 0.987 बार, 987 डिवाइड में KH की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो किलो बार, केल्विन बार में, किलो बार में थी, हमने इसको बार में कन्वर्ट किया क्योंकि प्रेशर की वैल्यू बार में थी। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 76.48 मल्टीप्लाई में 10⁻², ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो क्या होगा, 0.987 डिवाइड में 76.48, तो ये हो जाएगा 0.0129, ये हो जाएगा 0.0129, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 10⁻³ हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास में मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। और मोल फ्रैक्शन का फार्मूला अब मुझे पता है, तो यहाँ से मैं मोल फ्रैक्शन का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। देखो नाइट्रोजन के बारे में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, N2 प्लस में, और ये किस में बबल करवा रहे थे, वाटर के अंदर, वाटर के अंदर करवा दिया। अब होगा क्या, देखो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू तो आ चुकी है, देखो ये आ गई है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.0129 मल्टीप्लाई में 10⁻³ ये हो गया, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हमें निकालने हैं तो मैंने ऊपर लिख दिया एज इट इज, डिवाइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे देखो 2 बार आ गए हैं, तो मैं क्या करूंगा, अब इस एक वाले को नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्यों कर दूंगा नेग्लेक्ट, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना, इसे मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे नेग्लेक्ट। और नेग्लेक्ट मैंने क्यों किया, क्योंकि इस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू बहुत कम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से, जिसकी वैल्यू आएगी 55.55। अब मुझे कैसे पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू 55.55 आएगी, तो यहाँ पे मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इसके अंदर निकालने जा रहे हैं 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर, तो 1 लीटर के अंदर है यानी मैं 1000 ग्राम मान के चलता हूँ। ठीक है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, डिवाइड में मोलर मास करूंगा तो वाटर का मोलर मास होता है 18। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो गिवन मास बाय मोलर मास से मैंने किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 55.55। इसका मतलब है कि 1 लीटर पानी के अंदर वाटर के जो मोल्स होते हैं वो इतने प्रेजेंट होते हैं।
तो अगर इतने मोल से गैस तो हम थोड़ी ही बबल करवाएंगे ना पानी के अंदर, तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की वैल्यू लिखूंगा 55.55। अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ से अब मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करवा दूंगा इससे। करवा दो, देखो यहाँ पे डायरेक्टली ही करवा देता हूँ मैं, एक सेकेंड। देखो 0.129, सॉरी 0.0129, 0.0129 मल्टीप्लाई में 55.55, ये हो जाएगा 0.716। ये हो जाएगा 0.716 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन किस में आए हैं, ये तो आए हैं मोल्स के अंदर, इसमें आए हैं मोल्स के अंदर। लेकिन उसने मुझसे पूछा था कि मिली मोल्स में निकाल के दिखाओ, इसमें निकाल के दिखाओ मिली मोल्स में। तो मिली मोल्स में सिंपल आपने क्या करना है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करवा दो 10 की पावर 3 से। तो क्या हो जाएगा, देखो 0.716 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 तो था ही, मल्टीप्लाई करवा दो 10 की पावर 3 से। अब 10 की पावर -3 और +3 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.716 मिली मोल्स आ चुकी है। अब यहाँ पे समझ में आई बात या नहीं आई? तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो देखो आज के लिए इतना ही, ये आपका पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 1 रहेगा एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन का। आगे वाले पार्ट के अंदर हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर्स के साथ में या फिर अपने साथ में शेयर करें अपने ग्रुप के अंदर। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं हमारे बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, नीट वगैरह, इनमें क्या होते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के। तो आपने इन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।